मैं मौमिता हूँ। किसी ने मुझे निर्भया कहा, किसी ने मुझे दामिनी कहा, पर मैं मौमिता हूँ। मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बता रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ, जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में मानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं, कुछ लोग निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर मौमिता है। आप सब ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और इसी वजह से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूं। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा। मुझे याद है एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, तो हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद मेरे पिता को मेरी ये इच्छा सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन, मैं हूँ ना कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरी शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना सकते। ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का खर्चा कम हो सके। मैं बड़ी डॉक्टर बनके अपने माता पिता को वो सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होती है। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी, और मेरी वो इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला और मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों की बेहतर सेवा करनी थी, इसलिए मैंने पीएचडी करने का निर्णय लिया। उसी कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी और अपना पहला साल पूरा कर दिया। मेरे माता पिता और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब मेरी डिग्री पीएचडी की होने वाली थी और मैं अब एक बड़ी डॉक्टर बनने वाली थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था, उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक खुशी वाला जीवन देना चाहती थी। हमने कठिन से कठिन परिस्थिति में जीवन व्यतीत किया है, इसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर रखते थे ताकि मैं भूखी ना सोऊं। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीखा। कई चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने उनसे कभी नहीं मांगा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ और वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थे। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा, इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी है। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। ये बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस साल हम ज़रूर दुर्गा पूजा साथ में मनाएंगे। अब तो हमारे माता पिता मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैंने पिताजी से साफ साफ कहा, मेरी शादी की चिंता आप मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, इसलिए आप ये सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ और मेरी चिंता आप छोड़ दो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तब मैं शादी करूँगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे
जब भी मैं ऐसा बोलती थी, उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। मैंने बचपन से अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वे कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बाखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किए, अपनी इच्छाओं को दबा दिया। इसलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। इसलिए मैंने अपने पहले वेतन से माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई। वे चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीनों से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट शिफ्ट ड्यूटी हो जाती थी, तो कभी कभी हफ्ते में 24 घंटे 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। 2024 अगस्त का महीना मेरे लिए कितना घातक साबित होगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे। वे 63 साल के थे, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वे बीपी की दवाइयाँ लेना भूल सकते हैं, लेकिन काम करना नहीं भूलते थे। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाई लेने के लिए कहना पड़ता था। हंसते हुए वे कहते थे, हाँ बेटी लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती थी, तू हमारी बेटी और बेटा है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी, मेरे नाम में ही प्यार छुपा हुआ था। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर्स डॉक्टर भी इस बार कभी कभी फुसफुसाते थे। मैंने खुद को इस सब चीज़ों से हमेशा दूर रखा। हाँ, लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता या किसी मरीज के अधिक पैसे वसूले जाते तो मुझे बहुत बुरा लगता, और जब मैं आवाज़ उठाती इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुन लिया था कि वो अस्पताल में क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी होने की बात सामने आई तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था और मेरे काम में घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिता को ये बातें बताती थी, लेकिन वो मुझे कहते थे कि बेटी तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। हम गरीब लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर तक है, ये तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। पिताजी के शब्द बिल्कुल सही थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों से उलझना नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजय रॉय नाम का व्यक्ति भर्ती होता है। वो अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था और वो 4-5 साल से यही काम कर रहा था, इसलिए उसे हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वो बेड दिलवाता था और उसके लिए वो उनसे पैसे लिया करता था। संजय रॉय की नज़र बहुत ज़्यादा खराब थी। वो अस्पताल में आने वाली हर महिलाओं को गलत नज़रों से देखता था। इसके बारे में भी हमें चर्चा होती थी, लेकिन वो प्राचार्य का बहुत ज़्यादा खास आदमी था और उनके लिए हमेशा काम करता था, इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि बेवजह विवाद नहीं चाहा। लेकिन हाँ, संजय रॉय की नज़र बहुत खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़र उसे खा जाती थी।
इसलिए मैं ऐसे आदमी से दूर ही रहती थी। उस दिन भी जब मैं घर से काम पे जाने के लिए निकली तो मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि ये मेरा आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही थी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब मैं अपने माता-पिता और अपने छोटे से घर को कभी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई दे देना, और मैं ये कहकर घर से बाहर निकली। 8 अगस्त को मैं पूरा दिन काम कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर आने जाने का ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे, 4-5 डॉक्टर और भी मेरे साथ थे। हम कुछ चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय संजय रॉय भी वहीं पर था और वो मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वो वहाँ से चला गया और हम सब ने खाना खाया। फिर सभी अपने अपने काम पर चले गए। मैं थोड़ा फ्री थी, इसलिए मैंने रात को माँ को फ़ोन किया। जब तक मैं माँ को फ़ोन नहीं करती थी तब तक वो और पिताजी खाना नहीं खाते थे। उन्हें बताना पड़ता था कि मैंने खाना खा लिया है, तभी वो खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी। माँ का फ़ोन उठाते ही मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाई ले रहे हैं ना? उनका ध्यान रखना। मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। मेरे पिताजी को बीपी का प्रॉब्लम था, इसलिए समय पर दवाई लेना उनके लिए ज़रूरी था। उनकी दवाइयाँ कभी नहीं छूटनी चाहिए थी, इसका पूरा ध्यान मैं रखती थी। मुझे याद है एक बार पिताजी की दवाइयाँ रात में ही ख़त्म हो गई थी। पिताजी ने सोचा कि एक दिन दवा ना लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, सुबह जाकर ले लूँगा। लेकिन मैंने घड़ी में देखा रात के 12 बजे थे। मैंने वहीं सबका खाना रोक दिया और कहा, पिताजी की दवा आने तक कोई खाना नहीं खाएगा। और इतनी रात में भी मैंने उनके लिए दवा का इंतज़ाम किया। लेकिन अब अस्पताल में ज़्यादा काम होने के कारण मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था, इसलिए माँ को ही ज़बरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था। उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी की देखभाल करे। उस दिन भी सब कुछ बिना भूले बताया और माँ से बात करके मैंने पूरे फ्लोर पर जाकर मरीजों का चेकअप किया। इसके बाद मैं आराम करने और अपने अगले पढ़ाई के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में पहुंची। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं तो वहां चली गई। दोपहर के 2-3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन को देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। इसलिए किताबें और डायरी बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। इतनी गहरी नींद में थी कि सेमिनार हॉल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका भी मुझे कुछ पता नहीं था। फिर क्या सुबह के समय संजय रॉय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया, इसका भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वो मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फेरने लगा तब मैं जाग गई। सामने संजय रॉय जैसा दुष्ट व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। उसके मुंह की बदबू से मुझे समझ में आ गया था कि वो मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं था। मैं उससे मिन्नतें कर रही थी, मुझे छोड़ दो कह रही थी, लेकिन उसे ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब वो थोड़ा डर गया और जल्दबाजी में उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ न निकल सके। मैं उससे लड़ रही थी
मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले। लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। जैसा कि अब पता चला है, इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ सारा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था। मैं उस दरिंदे को अपने से दूर ढकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। जितनी भी मैं कोशिश कर रही थी, वो मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं खुद को उससे बचा नहीं पाई। लड़ते लड़ते मैं हार गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू किया, मुझे मारना शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था, ये समझ में नहीं आया। मेरी दर्द से चीखें निकल रही थी। मैं इतनी जोर से चीख रही थी कि मेरी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। लेकिन न जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और फिर मेरे सपनों की हत्या कर दी गई, और वो भी बहुत बर्बरता से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियां रह गई। मेरा चश्मा टूट गया, उसके कुछ टुकड़े मेरे खून से सने हुए आँखों में घुस गए। मेरे फटे हुए होठ, मेरी आवाज़ दबाने के लिए उसने मेरा गला दबाया। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे खून से सने हुए नाखून मेरे शरीर पर किए गए अनगिनत वार। जांघ की हड्डी टूटने तक फैली हुई मेरी टांगे और घायल हुए मेरे जन्ना। इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने उन पुरुषों की क्रूरता का मुकाबला किया था। लेकिन काश उन पुरुषों के अंदर थोड़ा सा भी रहम होता, तो मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह पाती। मेरे शरीर पर वार करते समय उन्होंने सोचा होता कि मुझे मारते समय उन्हें खुद को भी दर्द महसूस हो रहा होता। लेकिन वो दरिंदे की तरह आकर मुझे बर्बाद करके चले गए। उस दिन मेरे जिस्म के साथ साथ मेरे अंदर की रूह का भी बलात्कार हुआ, और आखिरकार इस ट्रेनी डॉक्टर मोमिता ने दुनिया से अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे माता पिता का चेहरा था। अब उनका क्या होगा, यही सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरों की जान बचाने वाली मैं, मेरी जान बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माता पिता इतने बड़े दुख को कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला और मेरी हत्या कर दी, और फिर मेरे अधनंगे शरीर पर अधूरा कपड़ा डालकर ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मेरी आत्मा तड़प रही थी, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटे की मेहनत में मैं यहाँ तक पहुँची थी। मेरा और मेरे पूरे परिवार का सपना एक ही रात में बिखर कर रह गया। मेरे लिए पूरा दिन सिर्फ एक काम था, मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मुझे एमडी में गोल्ड मेडल चाहिए था, टॉप डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी डायरी में भी ये लिखा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था, और एक रात में उनकी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब कुछ जलकर राख हो चुकी थी। असल में अगले दिन से क्या हुआ था, कैसे अपराधी पकड़े गए, ये सब आपको पता है। लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह आत्महत्या की खबर मेरे घर वालों तक पहुंचती है। आपकी बेटी ने हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली है, ऐसा बताया गया कि सब कुछ खत्म हो गया कहकर रोने लगे। पिताजी तो सोचने की हालत में ही नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और हॉस्पिटल लेकर आए। दौड़ते हुए आने वाले मेरे माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अंदर मेरी हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी, बेटी को एक बार देखने दो कहकर रो रही थी। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देखने की इजाज़त मिली। बेटी को घायल और अदंगी हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत समझ गए ये आत्महत्या नहीं हो सकती। हमारी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ और पिताजी तुरंत बोले ये बलात्कार है। माता पिता ही थे,
लेकिन रिश्तेदार, दोस्त, सहयोगी सब मेरे लिए ज़ोर से आवाज़ उठाते हैं और मेरा बलात्कार करके मेरी हत्या की गई है। इसलिए सभी गुस्से में थे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से पहुंचती है और फिर पूछताछ शुरू होती है। तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इतनी बड़ी जनता के इस आक्रोश से संजय रॉय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा भी जाता है। बिना कुछ कहे वो आरोपी अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है। फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और मामला वहीं खत्म कर दिया जाता है। किसी का कहना है मेरे साथ सिर्फ बलात्कार हुआ है, तो कोई कह रहा है सामूहिक बलात्कार हुआ है। मेरे योनि में पाया गया 151 ग्राम वीर्य जो केवल उस आरोपी का बताया जा रहा है। क्या मेरे साथ हुआ सामूहिक बलात्कार दबाया जा रहा है? अचानक मरम्मत के नाम पर घटना स्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगी। इमरजेंसी रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जो वीडियो मिला था उसमें अब तक कोई सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? क्या बलात्कार और मुझे मारने की साजिश में बड़े चेहरे को बचाने के लिए सबूत मिटाए जा रहे थे? जनता के बीच घुसकर क्या उस दरिंदे के कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में आकर सारे सबूत नष्ट कर दिए थे और मेरे साथ अत्याचार करने वाले उन लोगों को छोड़कर फिर से उन्हें जिंदगी जीने का मौका देने का फैसला किया जा रहा था? अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? मेरे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ? क्या कभी पता चलेगा? क्या संजय रॉय को कभी फांसी होगी या नहीं? लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्द ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी, एक और मौमिता आ जाएगी। लेकिन ये मत भूलो कि वो कोई बहन हो सकती है, कोई बेटी हो सकती है, कोई बहू हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लेकिन होगी तो वो एक औरत ही। 2012 में मेरे जैसे ही एक और लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके आरोपियों को 7 साल बाद फांसी की सज़ा मिली थी। उसे बहुत देर से न्याय मिला। अगर हमारे जैसी दूसरी निर्भया नहीं चाहिए तो मुझे न्याय दिलाओ। क्या मेरे माता पिता को उनकी बेटी से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? मैंने एक डॉक्टर बनकर सभी की सेवा करने का फैसला किया था। सबको एक देवता के रूप में बचाने का निर्णय लिया था, लेकिन खुद को बचाने में मैं असफल रही। मौमिता एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई। जीते हुए लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मेरी हत्या और बलात्कार की गुत्थी अब सुलझी नजर नहीं आ रही है। मैं वही ट्रेनी डॉक्टर बोल रही हूँ, डॉक्टर मौमिता, जो कुछ दिन पहले तक आप में से ही एक थी। बिना किसी गलती के मैंने अपनी जिंदगी खो दी। काश उन लोगों में कुछ दया होती तो आज ये महिला डॉक्टर जिंदा होती। मेरे माता पिता अभी तक इस दुख से उभर नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता की केवल एक ही बेटी थी। आज मैं भले ही भगवान के पास आ गई हूँ, मगर अब आप सभी मेरे बेटे बेटियाँ, मेरे माता पिता की संतान हो। एक बेटी चली गई है, लेकिन हजारों बेटी बेटियाँ उन्हें मिल गए हैं। इसलिए कृपया मेरे माता पिता का देखभाल करें, मेरे माता पिता का ध्यान रखें। मेरे पिताजी बहुत स्वाभिमानी हैं, वो किसी का पैसा नहीं लेंगे या मदद नहीं मांगेंगे। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। बस इतना सा कर देना, जब भी माँ बाप को ज़रूरत पड़े तो उनका साथ दे देना। और आज ऐसी आवाज़ उठाना कि कभी भी किसी भी माता पिता से उनकी बेटी दूर ना हो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ही मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, आरोपियों को सज़ा दिलाओ, आवाज़ उठाओ, मेरे माता पिता का सहारा बनो, उनकी मदद करो। सच में भले ही मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अब आप ही उनकी संतान बनो और मुझे न्याय देने के लिए आवाज़ उठाओ। मुझे न्याय मिलेगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ।